केपलर तीनों लॉ का यूज करके न्यूटन ने क्या किया कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को प्रपोज किया। तो ये तो हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जानते हैं कि ग्रेविटेशन फोर्स का मतलब, ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब कोई भी एक पार्टिकल्स, मतलब ऑब्जेक्ट का हर एक पार्टिकल्स यूनिवर्स के हर एक पार्टिकल्स को क्या करता है कि अट्रैक्ट करता है, और इस फोर्स को बोलते हैं हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब ग्रेविटेशनल एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यहाँ पे रिपल्सन वाला बात नहीं है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में अट्रैक्शन भी होता है और रिपल्सन भी होता है, मैग्नेटिक में भी नॉन कांटेक्ट फोर्सिंग है, यहाँ पर भी अट्रैक्शन भी होता है और रिपल्सन होता है। लेकिन ग्रेविटेशनल में वन एंड ओनली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये रिपल्सन फोर्स इसमें नहीं होता है, पहली बात। दूसरी बात ये, अगर हम अभी सिर्फ अभी फॉर्मूला को हम ये नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इतना बात बता रहे हैं कि ये तो समझ में आ गया कि हम ऑब्जेक्ट का हर एक पार्टिकल्स, यूनिवर्स का हर एक पार्टिकल्स को किसी फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, और अकॉर्डिंग टू न्यूटन वो फोर्स, ये दोनों ऑब्जेक्ट, मतलब जो दो ऑब्जेक्ट के बीच में हम ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में सोच रहे हैं, ये वो दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल है, वो फोर्स दोनों के मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। फिर से, ये ग्रेविटेशन, दो ऑब्जेक्ट के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों ऑब्जेक्ट के मास के प्रोडक्ट के इतना, माने m1 इंटू m2, दोनों ऑब्जेक्ट के मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और दोनों ऑब्जेक्ट के बीच के डिस्टेंस के, अब दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस पूरा, अगर ये कोई दोनों बड़का बड़का ऑब्जेक्ट है तो इसके सेंटर से उस ऑब्जेक्ट के सेंटर तक, ठीक है, दोनों ऑब्जेक्ट के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। और ये कौन था, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो फोर्स है, ठीक है, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, m1 इंटू दो ऑब्जेक्ट है ना, पहलिका का मास ये हो गया, दूसरिका का मास, अब फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, दोनों के बीच के डिस्टेंस के अगर हम r बोल रहे हैं, r स्क्वायर, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दो ऑब्जेक्ट के मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और उसके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के क्या है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और ये है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसके द्वारा दिया हुआ है, न्यूटन के द्वारा, ठीक है। हम लोग देख रहे थे लोग न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट, सिंपल सा बात है, ऑफ यूनिवर्स, पूरे यूनिवर्स का नहीं लिखे हैं, बाय अ फोर्स व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। मान लो कि दो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट ये है और दूसरा ऑब्जेक्ट मान लो ये है, हम इसका मास m1 मान रहे हैं और इसका मास m2। अब ये दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम r से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये दोनों ऑब्जेक्ट m1 m2 के मास के बीच का डिस्टेंस हो गया r। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m1 इंटू m2, माने दोनों के मास के प्रोडक्ट का, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर का। अगर ये दोनों को हम एक साथ कर दें तो कुछ ऐसे आ जाएगा, m1 इंटू m2 बाई r स्क्वायर, ये ना। अब प्रोपोर्शनलिटी को हटा लो तो कांस्टेंट डालेंगे, नहीं तो यहाँ पे g आता है, g एक कांस्टेंट वैल्यू है जो कि पूरा यूनिवर्स के लिए अप्लाई होता है, कहीं भी चल जाओ g का वैल्यू चेंज नहीं होगा। यह क्या, f इज इक्वल टू g m1 इंटू m2 बाई r स्क्वायर, f इज इक्वल टू g m1 m2 बाई r स्क्वायर। अब बात समझो, ये तो फोर्स है, ये तो पता है, तो इसका यूनिट न्यूटन होगा, बाकी जो हम जानते हैं। अब अगर हम g के बारे में बात करें, ध्यान से, g के अगर पहले यूनिट के बारे में बात करें, देखो ये f इज इक्वल टू, ये कुछ ऐसा है कि g m1 m2 बाई r स्क्वायर, यही है ना। g को इधर रख के बाकी सब को उधर भेज दें, f इंटू r स्क्वायर बाई m1 इंटू m2, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब यहाँ से अगर हम यूनिट डिराइव करेंगे तो फोर्स का हो जाएगा न्यूटन, बोलो r स्क्वायर है तो डिस्टेंस का मीटर है तो मीटर का होता है मीटर स्क्वायर,
m1 इंटू एम टी, के जी इंटू के जी, किलोग्राम स्क्वायर, यही होगा ना। अब ये उधर भेज दो तो पर के जी स्क्वायर, तो ये कितना गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर, और ये हो गया यूनिट किस चीज का, जी का। खैर अभी यहाँ पर अभी भी न्यूटन रखे हैं, तो हमें रहा इसको अगर और फर्दर अगर हम एम के एस में जाएंगे तो न्यूटन के जगह पर क्या होता है, के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही होता है ना। तो ये तो हो गया न्यूटन का। अब यहाँ पे बच गया मीटर स्क्वायर, और ये बारी हरे आ गया के जी पर स्क्वायर। नीचे तो इसको नीचे ही लिख दो, आसानी होगा। ये हो गया के जी स्क्वायर। बोलो अब देखो हमको एक के जी से ये एक के जी उड़ गया, के जी स्क्वायर में के जी इंटू के जी है ना, बाकी सब ठीक चल रहा है। तो मीटर इंटू मीटर स्क्वायर, ये हो गया मीटर क्यूब, के जी नीचे है ना, पर के जी, और ये एक नीचे बच गया पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया एक टिपिकल एमकेएस के फॉर्म में जी का यूनिट। जी का यूनिट या तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, या अगर टिपिकल जाए और ज्यादा एमकेएस में तो मीटर क्यूब पर केजी पर सेकेंड स्क्वायर। और इसका जी का वैल्यू होता है, अगर हम जी के वैल्यू के बारे में बात करें 6.67 अप्रोक्स इंटू 10 टू द पावर -11। अब तो यूनिट में करता है सब न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये हो गया वैल्यू ऑफ जी, ये क्या हो गया जी का वैल्यू, और ये हो गया यूनिट ऑफ जी। समझ में आ रहा है? तो ये हो गया यूनिट ऑफ जी, यहां से देखे हम लोग, और ये हो गया वैल्यू ऑफ जी। कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इसको उतार लो सब। यहाँ से ये पता है ना m1 क्या है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मास, m2 क्या है, सेकेंड ऑब्जेक्ट का मास, और r क्या है, दोनों के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, ग्राफिकली आदमी दिखा दिया है, डायग्रामेटिकली। इसको उतार लो। अकॉर्डिंग टू न्यूटन ग्रेविटेशन का मतलब वो फोर्स जो दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगेगा, हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, और ये फोर्स का मैग्नीट्यूड दोनों के मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये एक सिंपल सा बात था। हाँ, अब दूसरा कुछ सिग्निफिकेंस पढ़ना है ग्रेविटेशनल फोर्स का, मतलब सम इंफॉर्मेशन अबाउट ग्रेविटेशनल फोर्स। सबसे पहला बात, इट इज ओनली अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहाँ पे सिर्फ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, रिपल्सन नहीं होता है। ठीक है। दूसरा बात ये कि ये एक एक्शन रिएक्शन पेयर है। कहने का मतलब ये है कि दो ऑब्जेक्ट पे लगेगा, दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे लगेगा, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा और डायरेक्शन में अपोजिट होगा। तो मान लो कि दो मास के बीच में, तो ई इसको इधर खींच रहा है और ई भी इसको इधर खींच रहा है, तो दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे लगा है, और इसके द्वारा जो इस पर फोर्स लगा है वो इस डायरेक्शन में लगा है, और इसके द्वारा जो इस पे फोर्स लगा है वो इस डायरेक्शन में लगा है। तो दोनों ई जितना फोर्स से इसको खींचेगा, ई भी इसको उतना ही फोर्स से खींचेगा। और तो क्या हुआ, जो फोर्स है, हाँ मैंने ये इसको इधर खींचेगा और ये इसको इधर खींचेगा। हाँ, अट्रैक्शन ना है, पुल करेगा अपने तरफ, पुश नहीं करेगा, अपने तरफ पुल करेगा। ठीक है। और दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा और डायरेक्शन उल्टा होगा। इसके लिए इसका इधर होगा, इसके लिए इसका इधर होगा। तो मैग्नीट्यूड बराबर और डायरेक्शन अपोजिट, एक दूसरे के अपोजिट। तो एक एक्शन रिएक्शन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में पढ़े थे हम लोग, तो एक एक्शन रिएक्शन पेयर बनाता है। दूसरा ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। हम लोग मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है समथिंग के स्क्वायर के, तो अगर ऐसा कंडीशन हो तो बोलते हैं कि इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। ठीक। नेक्स्ट बात ये है कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरा पर लगाता है, ध्यान से, वो दोनों के बीच के न्यूक्लियस को अगर ज्वाइन करें तो उस लाइन पर एक दूसरे को लगाता है फोर्स। तो ये नहीं कि ये इसके ऊपर वाला पार्ट में, ये उसके नीचे वाले पार्ट में, ऐसा कोई बात नहीं है। ये एक जब जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, दोनों ऑब्जेक्ट के सेंटर को जो लाइन ज्वाइन करता है वो अलोंग दैट लाइन ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। ये उस तरीके से है। अच्छा, एक और बात था ग्रेविटेशनल फोर्स में, ये एक्सट्रीमली वीकर फोर्स है, बहुत बहुत छोटा फोर्स है। इसका फोर्स का अनुभव हम लोग को तब होगा जब दोनों में से कोई एक वो ऑब्जेक्ट बहुत बहुत ज्यादा मास का होगा। छोटा मास का होगा तो हम लोग को इसके बीच का फोर्स नहीं होगा। तो अब तक जितना भी नेचुरल फोर्स के बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक है, उन सब फोर्स में से ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे वीकर फोर्स है। सबने बुझो कि वीकेस्ट फोर्स है,
सबसे ज्यादा वीक फोर्स है, ठीक है। दूसरी बात ये इसका रेंज बहुत ज्यादा है, ऐसा नहीं है कि 1 किलोमीटर के रेंज में ऑब्जेक्ट रहेगा तबे लगेगा, चाहे 2 मैग्नेट में क्या होता है, एक मैग्नेट यहाँ पे बहुत दूर है तो इसको अट्रैक्ट या रिपेल नहीं करेगा। इसके मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में अगर कोई दूसरा मैग्नेट रहेगा तो उसी को ये अट्रैक्ट या रिपेल करेगा, समझ में आ रहा है। तो इसका फील्ड व्यू बहुत ही ज्यादा होता है, इतना ज्यादा कि हम इतना बोल ही दिए हैं कि धरती का कोनो एगो पार्टिकल मून के कोनो एगो पार्टिकल को भी क्या करता है कि अट्रैक्ट करता है। तो ये मतलब नॉट ओनली एक प्लेनेट टू दूसरा प्लेनेट, इवन ये एक गैलेक्सी टू दूसरा गैलेक्सी के बीच में भी क्या होता है कि एग्जिस्ट करता है ग्रेविटेशनल फोर्स। एक गैलेक्सी समझता है सब, इससे हम बोल रहे हैं कि पूरा का पूरा प्लेनेट, सन और ये सब का अपना अपना नेचुरल सैटेलाइट, ये मिला के एगो सोलर सिस्टम है। और ऐसा ऐसा बहुत सारा सोलर सिस्टम होता है, एगो सोलर सिस्टम है, इसमें एगो हम लोग का प्लेनेट है अर्थ, और ऐसा ऐसा बहुत सारा सोलर सिस्टम होता है एगो गैलेक्सी में। हम लोग रहते हैं लोग मिल्की वे गैलेक्सी में, समझ। ऐसा ऐसा बहुत सारा गैलेक्सी होता है एगो यूनिवर्स में। तो इवन 2 गैलेक्सी के बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट करता है। ये सब कुछ खासियत हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स का, ठीक। अब अगर इंपॉर्टेंस के बारे में जाने या फिर हम समझे कि इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, कि ग्रेविटेशनल फोर्स का इफेक्ट क्या क्या है। सबसे पहले बात, मार्कर छोड़ेंगे तो चले गया नीचे, तो अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने तरफ खींच पाता है, तो ये भी एक क्या है कि ग्रेविटेशनल फोर्स का इफेक्ट है। दूसरी बात ये कि जो ओशन में टाइड बनता है, हाई टाइड लो टाइड, ना थोड़ा देर में है कि लहर आके यहाँ पे आ गया है, फिर थोड़ा देर बाद फिर लहर, जमीन खाली हो जाएगा, लहर क्या होगा वापस पीछे चल जाएगा। जो हाई टाइड लो टाइड का फॉर्मेशन होता है सी में, ओशन में, ये भी किसके चलते होता है, ग्रेविटेशन के चलते ही होता है। ग्रेविटेशन फोर्स ही है जिसके चलते अर्थ के चारों तरफ जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट इंप्लीमेंट किया रहता है, चारों तरफ से क्या करता है कि सैटेलाइट रोटेट करता है अपने एक्सिस पे। नॉट ओनली आर्टिफिशियल सैटेलाइट, जो अर्थ के चारों तरफ मून घूम रहा है, तो कोई भी प्लेनेट के चारों तरफ उसका नेचुरल सैटेलाइट घूमता है, वो भी किसके चलते, ग्रेविटेशनल फोर्स के चलते। जो सन के चारों तरफ पूरा का पूरा प्लेनेट घूमता है, समझ में आ रहा है, तो यहाँ पर भी इन दोनों के बीच में क्या एग्जिस्ट करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, समझ में आ रहा है ना। तो ये मतलब इंपॉर्टेंस है, इसका इफेक्ट बहुत ही ज्यादा है, थोड़ा मोड़ा नहीं, बहुत ही मतलब ग्रेटर कंट्रीब्यूशन है। अगर हम नेचर के बारे में बात करें तो इवन इतना उस दिन बोले थे कि जब क्या बोलते हैं चंद्र ग्रहण वगैरह होता है, अर्थ हो गया, सन, मून एक लाइन में आ जाएगा। अब अर्थ पर का जो वाटर है उसको सन तो खींचवे करेगा, जो मून है वो भी क्या करेगा कि खींचेगा। तो अब वाटर को पहले क्या था, पहले अर्थ का ग्रेविटी खींचता था और सन खींचता था, तो वाटर अपनी जगह पे लेवल में है। अब यानी से अर्थ का खींच रहा है, दूसरा सन भी खींच रहा है, मून का भी ग्रेविटी एक लाइन में है, तो उसी लाइन में मून का भी ग्रेविटी, नेट फोर्स है ना थोड़ा ज्यादा हो गया, इसीलिए खूब टाइट बनता है, खूब ऊंचा ऊंचा टाइट उठता है। जब ग्रहण का टाइम होता है तो उस टाइम में तो टाइट बहुत ज्यादा इफेक्ट उठता है, तो असर दिखता है कि हाँ ग्रेविटेशन हो रहा है। इतना भी ज्यादा बोले तो है कि ग्रेविटेशनल फोर्स वीकर फोर्स है, समझ रहे ना। तो वो नहीं हाई टाइड लो टाइड जो लहर उठता है ओशन में, वो सब के बारे में बात कर रहे हैं। तो एक वीकर फोर्स है, बहुत ज्यादा फोर्स नहीं है। इस समझ में कब आएगा, जब कम से कम एको को मास बहुत ज्यादा बड़का हो, तब छोटा छोटा हो तो अब उसके सामने हमारा क्या है ना, तो बड़का बड़का नहीं, कैसे बोलेंगे अर्थ के प्लेनेट के बीच में, सॉरी अर्थ और सैटेलाइट, प्लेनेट और सैटेलाइट के बीच में, 2 प्लेनेट के बीच में, सन और प्लेनेट्स के बीच में नहीं। तो ये सब में हम लोग को समझ में आता है कि हाँ भाई ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क कर रहा है, इसका इफेक्ट होता है, और किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच ले रहा है, भाई इसका इफेक्ट होता है। ये सब हो गया कुछ इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। पहले कुछ बेसिक वाला बात लिख लें ग्रेविटेशनल फोर्स का, और फिर हम लोग लिख लेंगे लोग इफेक्ट इसके बारे में, ठीक है। हम लोग देख रहे थे लोग सम बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। सबसे पहले के बाद इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ओनली अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यहाँ पे रिपल्सन नहीं होता है, ठीक है। इट इज द वीकेस्ट नेचुरल फोर्स, इट कम्स इनटू इफेक्ट व्हेन बोथ और एनी वन ऑब्जेक्ट इज ऑफ हेवी मास। जो 2 ऑब्जेक्ट के बीच में हम ग्रेविटेशन फोर्स की बात कर रहे हैं, या तो दोनों बहुत ज्यादा मास का हो, या एटलीस्ट दोनों में से एक को
बहुत ज्यादा मास का हो तब ग्रेविटेशनल फोर्स, मान लो कि धरती और हई मार्कर है, छोड़ देंगे तो गिर जाएगा, तो ग्रेविटेशन के चलते ना खींचा गया है, नीचे गिर गया है। चलो ये मार्कर हल्का है लेकिन धरती भारी है, तो समझ में आता है कि हाँ उसके इफेक्ट है कि नीचे जा रहा है। तो कम से कम दोनों का दोनों या फिर दोनों में से कोई एक भी ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा भारी मास का हो, हैवी मास का हो, तब ग्रेविटेशनल फोर्स का इफेक्ट समझ में आएगा। ग्रेविटेशनल फोर्स है जो वाइडेस्ट रेंज, सोचो कि कितना, एक गैलेक्सी दूसरा गैलेक्सी, अब इसके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है, तो वाकई में बहुत ज्यादा वाइडेस्ट रेंज है इसका। इट एक्ट ऑन द लाइन दैट ज्वाइन सेंटर ऑफ द टू ऑब्जेक्ट, मान लो दो गो ऑब्जेक्ट के बीच में हम ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं। ये तो ठीक है कि ये ऑब्जेक्ट इसको इधर खींचेगा और ये ऑब्जेक्ट इसको इधर खींचेगा। अब ऐसे नहीं कि इसको खींचेगा तो ये आके इसमें इधर टकरा जाएगा, समझ रहे ना, ऐसे नहीं कि ये आके इसमें टकरा जाएगा, नहीं, ये जो दोनों बीच में जो दोनों सेंटर को जोड़ा जा रहा है, इसके लाइन के अलोंग फोर्स लगेगा, मतलब इस पर, मतलब इस लाइन के अलोंग, इस पर इधर तरफ और इसके ऊपर इधर तरफ, ये दोनों सेंटर को जोड़ने वाला लाइन के अकॉर्डिंग क्या होता है कि दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या करता है कि फोर्स लगाता है, तो ये हुआ ग्रेविटेशनल फोर्स। इट एक्ट ऑन द लाइन दैट ज्वाइन सेंटर्स ऑफ द टू ऑब्जेक्ट, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम इन विच ऑब्जेक्ट आर प्रेजेंट। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इस समझाने में भी नहीं बता, दो गो ऑब्जेक्ट के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स हम देख रहे हैं। अगर एक ऑब्जेक्ट है दूसरा ऑब्जेक्ट है, दोनों के बीच में डिस्टेंस है, तो हम फोर्स इक्वल टू m1 × m2 / r² करके निकाल देंगे, फर्क नहीं पड़ता है। यही दोनों ऑब्जेक्ट अगर हवा में है तो जितना फोर्स आ रहा है, ये दोनों पानी में रहे तभी भी ग्रेविटेशनल फोर्स उतना ही होगा, केरोसिन तेल में रहे तब फोर्स, पेट्रोल में रहे, शीशा में एकदम पैक कर दे, पूरा शीशा को पैक कर दे, तब दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में अगर ग्रेविटेशनल फोर्स निकालेंगे तो फर्क नहीं पड़ता है कि दोनों ऑब्जेक्ट किस मीडियम में रहे, मीडियम से कोनो इंटरफेरेंस नहीं है, दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा उतना ही रहेगा। मीडियम से कोनो डिस्टेंस है और मास बदलेगा तो फर्क पड़ेगा मीडियम से, कि दोनों ऑब्जेक्ट को कोना मीडियम में रखा गया है, हवा में है कि पानी में है कि ऑयल में है, कहाँ पे है, इससे कोनो फर्क नहीं पड़ेगा। It is action reaction pair. Gravitational force between two objects are equal in magnitude but opposite in direction. कोई थर्ड लेवल हो, इस मान लो ये हो गया A और ये हो गया B, तो इस पर ये फोर्स B के द्वारा लगेगा और इस पे फोर्स A के द्वारा लगेगा, ये इसको इधर खींचेगा और ये इसको, तो ये जो फोर्स है FB बराबर, ये दोनों बराबर होगा और डायरेक्शन में उल्टा होगा, ऐसा ना होता है। तो दोनों फोर्स मैग्नीट्यूड में बराबर, और 5 न्यूटन तो ये 5 न्यूटन, -5 न्यूटन, समझ में रहा है ना, डायरेक्शन में क्या होगा कि उल्टा होगा। थर्ड लॉ ऑफ मोशन का ऐसा है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन, इट फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ, हम लोग तो पता ही है ना, फोर्स ग्रेविटेशन बराबर G m1 m2 / r², नहीं है क्या, द फोर्स समथिंग कुछ के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो ऐसा है तो इनवर्स स्क्वायर लॉ को इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, और समथिंग के स्क्वायर के, मतलब ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। इसे बहुत इंपॉर्टेंट बात है ग्रेविटेशनल फोर्स के रिगार्डिंग, ठीक है, मतलब फॉर्मूला याद रहता है, सब बात रटा रहता है, लेकिन ये जो चीज है जो ग्रेविटेशनल फोर्स के क्वालिटी को क्लियर करता है, तब MCQ यहाँ से ठीक ठाक रहता है। इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ये सब आसान है। इट कॉज टाइड्स, हाई टाइड, लो टाइड इन ओशन एंड सी, सैटेलाइट कीप ऑन रिवॉल्विंग, सैटेलाइट में चाहे आर्टिफिशियल हो चाहे नेचुरल, मून को क्या बोलते हैं कि नेचुरल सैटेलाइट है, चलो अर्थ के पास एक मून है, कोनो है जिनके पास 10 गो मून है, जरा एक से ज्यादा मून है, तो वो कोई प्लेनेट के चारों तरफ वो सैटेलाइट उसका वो घूम रहा है, तो वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स से चलते हैं। इवन सन के चारों तरफ प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहा है, वो भी किसके चलते, हाँ, अब कोई भी ऐसे थोड़े मार्कर छोड़ेंगे तो खाली धरती की तरफ जाएगा, अगर मार्स पर छोड़ेंगे तो नीचे नहीं गिर जाएगा, मून पे नीचे गिर जाएगा, तो कोई भी प्लेनेट कोई ऑब्जेक्ट को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है तो वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स के चलते ही होता है। तो ये सब हो गया क्या, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स।